कर रही हूँ। अच्छा जी, इंसान को एज द मतलब पपिट देखा गया है, इंसान बाद में, पहले ये चीजें तस्वुर की गई हैं, यानी इंसान को एज ए ह्यूमन बीइंग जो इसकी खुसूसियात है, जिस बुनियाद पर हम मुसलमान होने के नाते इंसान को अशरफुल मखलूकात समझते हैं, और इंसान की जो खास यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, उसकी अपनी एक्सपीरियंसेस, उसके अपने तजुर्बात, उसके अपने मुशाहिदात, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं इन दोनों फिलॉसफीज के अंदर किसी न किसी जगह पे कहीं उसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस को इग्नोर की गई, कहीं उसकी जो है मेंटल कैपेबिलिटी को, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को, उसके एक्सपीरियंसेस को इग्नोर किया गया। तो प्रेगमेटिज्म एक और बहुत जो है वो बड़ी फिलॉसफी है जो मेजर फिलॉसफी के अंदर आती है। प्रेगमेटिज्म इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रेगमा विच मीन्स वर्क, ठीक है। It is a philosophy that judges all things in terms of their practical consequences. तो वर्क मतलब कुछ हो रहा हो, मीन्स प्रेगमेटिज्म जो है वो बिलीव करता है कि जो एक्सपीरियंस इंसान करता है, जो चीज वो खुद से करता है, यही चीजें जो वो प्रैक्टिकली करता है और उसमें से गुजरता है, यही एक्चुअल नॉलेज है। नॉलेज तब नॉलेज कहलाएगी जब इंसान उसको प्रैक्टिकली कर सके, और जो चीज प्रैक्टिकली हो सके, जो डुएबल हो, जिससे इंसान गुजर सके, वो उसके बारे में उसको फर्दर जो है वो अपनी आगे की जनरेशन तक पास आउट कर सकता है। तो इट होल्ड्स द व्यू दैट फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड नॉलेज इट should produce physical, observable, tangible changes in things, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों को जरा मिक्स करके बता रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन की भी बात हो रही है, चेंज की भी बात हो रही है, और चीजों की जो टेंजिबल जो उनकी आइडियाज और एक्सपीरियंसेस, यानी आपके आइडियाज तब सही हो सकते हैं जब आप इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि आपका ये आइडिया है कि फॉर एग्जांपल आप एक मकान बनाएं, और आखिर में आप जो है कुछ मट्टी जो है ब्लॉक्स वगैरह लाके जो है इसको किसी न किसी तरीके से जब आप मकान बना के तैयार करते हैं, जो आपका आइडिया है वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है एक चीज की शक्ल में आपके सामने आ जाती है, और आप फिर सबको दिखाते हैं कि ये रहा मकान, और इस मकान को बनाने के लिए मैंने ये चीजें ली हैं और इसको इस तरह से बनाया। इनिशियली वो आइडिया था, लेकिन आपने उसको एक चीज की शक्ल दे दी, तो ये प्रेगमेटिज्म है। लेकिन अब यहाँ पर फिर अगेन आइडियलिज्म के साथ इसकी डिफरेंस वहां पे पैदा होती है, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की चीजें, सिक्स सेंस की बात करते हैं हम कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को ये नहीं मानता, ये कहता है कि सिर्फ वही आइडियाज काम आ सकती हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हो, इसके अलावा चीजें जो है वो एक्चुअल नहीं होती हैं। ओनली दोज थिंग्स आर एक्सपीरियंस्ड, ऑब्जर्व्ड, आर रियल। वही चीजें जो एक्सपीरियंस की जा सके, जिनको देखा जा सके, वो रियल है। प्रेगमेटिज्म encourages process that allows individuals to do those things that leads to desirable ends and outcomes. तो प्रेगमेटिज्म के मुताबिक इंडिविजुअल्स वही काम करें, इनको इंकरेज करता है कि वो काम करें जो कि हो सके, जिनका कोई जो है वो एक इख्तिताम पजीर हो, और एक प्रोडक्ट शक्ल में आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो आप जो भी काम करना चाहें वो एक प्रोडक्ट की शक्ल है। It is a 20th century philosophy that examines traditional ways of thinking and doing things and then reconstruct them to fit modern life. जैसा कि ये एक नई फिलॉसफी तस्वुर की जाती है, इसको एक नई फिलॉसफी तस्वुर, जिसके अंदर इनका ये मानना है कि जो चीजें बेशक आप ट्रेडिशनल चीजें जो आपके ट्रेडिशंस के अंदर जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आप इनको आज की जिंदगी में अप्लाई करें, लेकिन नए तरीकों के साथ, नए इजादात के साथ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रेगमेटिज्म के अंदर आपको जिद्दत नजर आती है, आपको न्यूनेस नजर आती है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर यानी आज की बात हो रही है, ठीक है, इसके अंदर।
So it is founded on science and technology and is mainly interested in the material benefits of practical usefulness of an activity that is undertaken. So जहाँ पे science and technology and modernity की बात आ जाएगी, जहाँ पे किसी भी मटेरियल को प्रैक्टिकली अपने यूज में ला सके हम, तो ये तमाम तर चीजें प्रेगमेटिज्म के अंदर इस तमाम तर चीजों के हवाले से बात की गई। इट इज अ फिलॉसफी दैट इज प्री ऑक्युपाइड विद द कॉन्सिक्वेंसेस द यूटिलिटी ऑफ आइडियाज। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ आइडियाज, आइडियाज वो आइडियाज ठीक हो सकते हैं जिन आइडियाज को आप बरोएकार ला सके, वो आइडियाज जो एब्स्ट्रैक्ट हो, वो आइडियाज जिनका कोई फायदा ना हो और वो सिर्फ बातों की हद तक हो, वो इनको नहीं मानते हैं। तो अब यहाँ पर आके फिर एक्सियोलॉजी के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे। एक्सियोलॉजी में एथिक्स, मोरलिटी और हमने कहा था कि इन तमाम तरह वालों से, और कहीं ना कहीं आप एपिस्टेमोलॉजी नहीं सॉरी एक्सियोलॉजी और जो फर्स्ट था मेटाफिजिक्स, ठीक है, जहाँ पे रियलिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ की जो हकीकत थी, वहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट बातें की जाती हैं कि पैदाइश से पहले हम कहाँ थे, हमारी रूह जो है वो पहले बनी है या हमारा जिस्म जो है वो पहले बना है, इन तमाम जो है इस तरह के आइडियाज के अंदर फिर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हीरा ने पूछा रियलिज्म और प्रेगमेटिज्म में। जी 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 ओके, देखिए रियलिज्म में जैसा कि हम कहा कि वो जो चीजों की जो फिजिकल जो बॉडी है वो हमेशा से एग्जिस्ट करती है, और वो चीजें जिसे हम सेंस कर सके, जिनको टच कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे इनके जो फिलोसफी के अंदर जो मसला था, वो मसला ये था कि ये थोड़े से रिजिड थे। ये कहते थे कि ये जो रियलिटी है चीजों की, ये चेंजेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये एक्सपीरियंसेस को काउंट नहीं करते थे। इनके मुताबिक जो चीज एक के लिए एक हकीकत दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल एक रियलिटी एक दुनिया के एक कोने में जैसी है, सबके लिए वैसी ही होती, ठीक है। एक चीज दुनिया में फॉर एग्जाम्पल गोल गोल जो रियलिस्ट हैं, इनके मुताबिक फीलिंग्स के एक्सपीरियंसेस का कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई अमल दखल नहीं है। रियलिस्ट जो है वो उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसा कि मैथ्स है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो साइंटिफिक टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जो साइंटिफिक वे में ली गई नॉलेज को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। कि ख्याल में लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों का जो सोचना किसी चीज के हवाले से, वो कोई मानी नहीं रखता। कि प्रेगमेटिज्म के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रेगमेटिज्म के अंदर जो प्रेगमेटिस्ट ये मानता है, जैसा कि आप ये समझ सकते, आप ये जाने कि प्रेगमेटिज्म के अंदर रियलिज्म और आइडियलिज्म को थोड़ा सा मिल मिला के एक फ्लेक्सिबल पर्सपेक्टिव दिया गया है। एक फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ के, यानी जो आपके एक्सपीरियंसेस, आइडियाज वहां पे काम करेंगे जहां आइडियाज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हो, तो के लिए हो, जिनको आप यूटिलाइज कर सके, जिनसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। रियलिज्म दे सकते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं रिजिड सा एक फलसफा है, जिसके अंदर कोई गुंजाइश, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो ये लाइन सीधी है तो सीधी है, इसके अलावा और कोई और फलसफे को ये नहीं मानते हैं। जैनिज्म जो है वो इसके निस्बत जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। लोग एक शख्स दुनिया के एक कोने में बैठ के किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है, तो जरूरी नहीं वही एक्सपीरियंस जो वो करता है वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए शख्स भी सेम एक्सपीरियंस करे। तो हर इलाके के लोग जो हैं अपनी नॉलेज को खुद अपने एक्सपीरियंस पे उसको बेहतर कर सकें, उसको मॉडिफाई करें और अपने आगे की जनरेशन तक पहुंचाएं, उसी नॉलेज को पहुंचाएं जो उनके जनरेशन के लिए फायदेमंद हो। तो ये जो है वो एक बेसिक फर्क इन दोनों के बीच में है। बाकी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यही इसी तरह की फर्क है। मेरा स्क्रीन जो है वो शो हो रहा है? नहीं मैम,
نہیں ہو رہا ہے میڈم, اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے. ذرا اب یہ ہو گیا؟ نہیں اب کوئی ایرر شو کر رہا ہے, میں دوبارہ کر لیتی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں ابھی اس کو دوبارہ کرتی ہوں, ایرر شو کر رہا ہے. اب ہو رہا ہے؟ میم آپ ایسا کریں نا, یہ شو تو نہیں ہو رہا ہے آپ. جی 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 ابھی ہونے لگا ہے ان پروسیس. ہو گیا میڈم, ہو گیا. جی 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 چلے جی. اب جو ہے جیسا کہ کہا میٹا فزکس کے اندر یہ is in constant state of flux or change. ٹھیک ہے, یہ فلکس اور چینج کی اسٹیٹ میں ہے, یعنی ریالٹی ہمیشہ سے ایک جیسی نہیں ہے. ریئلزم کے مطابق کیا تھا, ریالٹی پرماننٹ, کہ ریالٹی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایوولوشن ارتقا سے گزر رہی ہوتی ہے. میں نے کہا تھا آپ سے, آپ ڈاروین کا جو نظریہ ہے, اب آپ میں سے اگر کوئی سائنس ٹیچرز ہیں تو ارتقا کا جو نظریہ دیا تھا وہ بیسکلی پریگمیٹزم کے اندر فال کرتا ہے, اور اس کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ جو جیسے ایک انسان جو ہے جو حقیقت وہ تنزی سے انسان بنا. ٹھیک ہے, تو یہ نظریہ یہی ہے کہ تغیرات آتے رہتے ہیں اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے. The world we experience is a growing, changing and developing thing. The universe is dynamic and evolving. تو یہ چینج اس کے اندر آتی رہتی ہے اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے. Pragmatist says reality is the totality of individual experiences. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پریگمیٹزم کی جب بھی بات ہوگی, جب بھی کوئی آپ سے سوال پوچھا جائے گا پریگمیٹزم کے حوالے سے, تو آپ کہیں ٹوٹلٹی آف انڈیویجول ایکسپیرینسز. پریگمیٹسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, بہت زیادہ وہ جو ہے اس بات کو لے کر بہت زیادہ یعنی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایکسپیرینسز طے کرتے ہیں آپ کی زندگی کی ریالٹیز کو بھی, آپ کی نالج کو بھی وہ شیپ دے دیتے ہیں, اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ کے ایکسپیرینسز بتائیں گے. اب جب ایتھکس کی بات ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل کوئی چیز ایک معاشرے میں اچھا ہے دوسرے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک چیز ایک معاشرے میں اچھا ہے دوسرے معاشرے میں برا ہے, تو ایسا کیوں ہوا کہ ایک معاشرے میں وہ برا اور دوسرے معاشرے میں وہ اچھا کیوں؟ شاید اس کی پیچھے وجہ یہ ہو کہ اس معاشرے کے لوگوں کے ایکسپیرینسز اس چیز کے حوالے سے اچھی رہی ہو, اور اس معاشرے کے لوگوں کے ایکسپیرینسز اس چیز کے حوالے سے بری رہی ہو. تو یہ چیزیں ڈسکس کرتی ہیں آپ کے موریلٹیز کو, آپ کے ایتھکس کو, آپ کے اچھے برے کو, اور یہ تمام تر چیزوں کو. Man to them is an experiencing organism that cannot exist without this environment. ٹھیک ہے, وہ انسان کو ایک ایسا آرگنزم تصور کرتے ہیں جو کہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر پھلتے پھولتے مختلف قسم کے تجربات اور مشاہدات اور ان تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ انسان سیکھ لیتا ہے. Man depends on other organisms for survive as he is the highest form of organism in the environment. اب یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو ذرا اشرف المخلوقات یا ہم کہہ سکتے ہیں بہتر تصور کیا گیا ہے, تو کہیں نہ کہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس فلسفی کے اندر انسان کو ایک طرح سے ایک الگ نظریے کے طور پر دیکھا گیا. ریئلزم کے اندر انسان کو ٹوٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مٹیریل ورلڈ کے اندر وہ ایک پپٹ ہے, اور اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو جیسے چلانا چاہے جو بھی کرنا چاہے. اور آئیڈیالزم ٹوٹلی ایبسٹریکشن کی باتیں کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیاز اور خیالات اور یہ جو تصورات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آ کے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل سی, میں کہہ سکتی ہوں اس کو, ایک پریکٹیکل فلسفی ہے جس کے اندر تھوڑی سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہو ہی ہوتی ہیں, اور تقریباً ہم سب کے ساتھ, اس لیے پریگمیٹسٹ جو کلاس روم ہوتا ہے وہ پریگمیٹسٹ کلاس روم جسے کہتے ہیں وہ بہترین کلاس روم تصور کیا جاتا ہے. And depends on experiences to understand the ٹھیک ہے, مین ہیز دا ہائی انٹیلیجنس ٹو یوز مینیپولیٹ دا انوائرمنٹ. اب دیکھیں یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ انسان
के अंदर उसका दिमाग या उसकी इंटेलिजेंस जो उसकी IQ है, जो सलाहियत उसके अंदर है, उससे वो अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस ला सकता है और उसको खुद के लिए बेहतर कर सकता है। Pragmatism views on epistemology. The mind discovers values in the same way it discovers knowledge through experiences. अब ये देखें, यहाँ पे माइंड, ये मान रहे हैं कि माइंड जो है वो वैल्यूज को बनाता है, माइंड जो है वो आपके वैल्यूज को शेप देता है, माइंड जो है वो वैल्यूज को आपके ऊपर इन्फोर्स करता है, और ये जो है इसी से आपकी नॉलेज जो है वो जनरेट होती है। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना होगा। जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके वैल्यूज वैसे होंगे, और वैल्यूज डे 1 से डे एंड तक वैसे नहीं रहेंगे, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अगर हम रिफ्लेक्ट करें ना, तो बीइंग अ मुस्लिम हम देखें तो चोरी ना करना एक वैल्यू है ना, जो हमें सिखाई गई है कि चोरी जो है वो हराम है, ठीक है, डे 1 से। क्या आप ये समझते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे इस पर्टिकुलर जो हमें ये नॉलेज जो मिली है, ये इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर कि चोरी हराम है, किसी भी तरह से जायज नहीं है, चोरी किसी भी शक्ल में जायज नहीं है, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस जैसे भी रहे हो, क्या इसके अंदर कोई तब्दीली आई है हमारी थॉट्स के अंदर, हमारी जो इस पर्टिकुलर इस एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू में, क्या हम कभी ऐसा हो सकता है कि हम फ्लेक्सिबल तो करें, हम ये कहें कि नहीं इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो शायद चोरी करना जायज होगी? तो क्या ऐसा हुआ है कभी? क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या हम कभी अपने बच्चों को ये बता पाएंगे, क्या आप क्लास में हम कभी ये कह पाएंगे कि नहीं अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो आप चोरी कर सकते हैं? क्योंकि चोरी करना गुनाह है और ये हराम है, ये भी तो एक तरह की वैल्यू है ना, जो हमारी लाइफ के अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें, ये अगर हम इस तरह की चीजें देखें तो अब आप देखें, चोरी हराम है और गुनाह है, इसके पीछे का जो पूरा फलसफा है, जब आप इस फलसफे गौर करें तो हम मुस्लिम अगर चोरी है, एक आइडिया है जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हमने टच नहीं किया, ठीक है। अब इस तरह की चीजों की जब हम बात करते हैं, इस्लाम के आ रहे होते हैं, हम रियलिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आके प्रैग्मेटिज्म का ये जो फॉर्मूला है, ये मेरे हिसाब से काम नहीं करता। There is no absolute and unchanging truth, but rather truth is what works for us, ठीक है। हमेशा से वो चीज एक हकीकी चीज कहलाएगी जो कि जिसको हम हमारे लिए जो काम में आए, यानी हमारे काम में आए, यानी हमारी डेली रूटीन के अंदर जिसका कोई अमल दखल हो, जो होता हुआ नजर आता हो। इसके अलावा जितने भी एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग ट्रुथ्स हैं वो हकीकी नहीं। यहाँ पे आके उन तमाम हमारी जो अकायद हैं, जो कि जैसे हम फरिश्तों पे यकीन रखते हैं, जैसे हम इस तरह की जो हमारी जिन चीजों पे हम यकीन रखते हैं ना, वो इनको डिनाई कर रहा है, प्रैग्मेटिज्म इनको डिनाई कर रहा है कि जब तक रिश्ते से ना मिले, जब तक बात ना करें और रिश्ते से आपकी कन्वर्सेशन ना हो, आप रिश्ते को नहीं मान सकते। अब उसकी इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को नहीं बता सकते हैं कि आसमानी 4 बड़े फरिश्ते थे और वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह की चीजें जो है ये बेसिस, और ये क्योंकि जाहिर है ये नॉन मुस्लिम्स थे ना जो ये फिलॉसफी दे रहे होते थे, तो ये थोड़ी ये कर लेंगे कि हम इस्लाम को इसके अंदर हम जरा अपने अकायद को भी इनके तनाजुर में हम जरा देखेंगे कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं, कभी हम की तरफ हमारा इंक्लिनेशन जा रहा है, कभी किस तरफ हमारा इंक्लिनेशन जा रहा है। लेकिन ओवरऑल ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारी जो है वो ओवरऑल जो हम ह्यूमन बीइंग जैसा भी मुआशरा हो, जो भी हो, इसके अंदर हम मुख्तलिफ शक्लों में इन चीजों को मान रहे होते हैं। तो इट इज रिलेटिव एंड सब्जेक्ट चेंज। हकीकत कभी भी अनचेंजेबल नहीं है, ये कभी न कभी ऐसा होना है कि जो रियलिटीज हैं, जिंदगी के जो हकाइक हैं, जिंदगी को लेके जिंदगी जो अजम्पशन है, ये चेंज होने हैं।
को चेंज होना होगा, ये तगय्युर पजीर है, ऐसा नहीं कि ये वैसे ही रहेंगे जैसे डे वन से, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रपोज हाइपोथेसिस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये क्योंकि पहले ही ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये साइंटिफिक नॉलेज को ऑथेंटिक मानता है, तो हाइपोथेसिस जनरेट करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जितना जितना हम हाइपोथाइज करेंगे अपनी जिंदगी में, हम जितने मफरूजे करेंगे और मफरूजों को समझने जितना एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया आगे बढ़ती जाएगी। देखिए एआई का बन जाना, मोबाइल फोन्स का इजाद हो जाना, नेट का इजाद हो जाना, ये तमाम तर चीजें किन 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 ये जो नॉलेज अपडेट हो रही है, अपडेटेड नॉलेज है, और ये इतनी स्पीड से जो है अपडेट हो रही है और नई नई चीजें आ रही हैं, ये कैसे आ रही हैं? लोग हाइपोथाइज कर रहे हैं, लोग मफरूजों पे मफरूजे कर रहे हैं, लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं, नए इन्वेंशन कर रहे हैं, नई चीजें इजाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम तर चीजें इन चीजों को जाहिर करती हैं। This may done through collection of data to support these hypotheses. Hypotheses that solve problem are then regarded as true, but resolution to problems may change as new methods emerge. जैसे जैसे problems change होते जाएंगे, जैसे जैसे problems जो है उनकी solutions निकल आएंगी, वैसे वैसे नए प्रॉब्लम्स की इमरजेंस होंगी और नए नए मेथड्स भी बनेंगे। और जितने हम जो है आज के इस मसले को, फॉर एग्जांपल अभी एक मसला है, हमने उसको सॉल्व किया, हमने हाइपोथाइज किया, हमने उसकी जैसे कोविड-19 के सोल्यूशन के लिए उसकी वैक्सीन बनी, वैक्सीन के लगने के बाद अब और कितने मफरूजे ने जन्म लिया है, अब और नए किस्से सुनने को मिल रहे हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के, वैक्सीन के लगने के बाद लोगों पे उसके क्या असर आता है और ये सारी चीजें, ठीक है। So hypotheses that solve problem are then regarded as ठीक है। This therefore means that there is no absolute truth is relative। अब आपको समझ आया ट्रूथ इज रिलेटिव का क्या मतलब है, कि कोई भी जो भी चीज जिसको हम एक जिंदगी की हकीकत जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली अनचेंजेबल नहीं है। हकाइक जो है वक्त के साथ साथ इनमें तगय्युर आता रहता है और ये चेंज होते रहते हैं। What this means is that values change as situations change। जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे मॉडर्निटी आएगी, जैसे जैसे लोग जो है वो मॉडर्नाइज होंगे, के अंदर वही जो है वो नॉलेज के अंदर ऐड करता रहता है। Organizations which includes साइंस एंड आर्ट, ठीक है। उसके रसू के मुताबिक इंडिविजुअल बेसिकली तो एक पैदाइशी तौर पर वो करप्ट नहीं होता, या पैदाइशी तौर पर उसके अंदर करप्ट से मतलब ये वो वाला करप्शन नहीं है जो एक कॉमन सेंसेस में यूज होता है, वो वाला करप्शन नहीं है। बट उसके मुताबिक जो इंसान पैदा होता है तो वो बुरा पैदा नहीं होता, हर इंसान जो है वो अच्छा पैदा होता है, लेकिन वो आके दुनिया में आने के बाद वो कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करता है जो उसके अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट करता है। He argues not that humans should give up technology but that its corrupting influence should be controlled, ठीक है। उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि इंसान को साइंस या टेक्नोलॉजी या इस तरह की से बच्चों को दूर रखना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इंसान की जो से जो उस goodness है उसको। He also argued that children should not be seen as miniature adults but as human beings who are passed through various stages of development, ठीक है। इसकी पूरी लंबी चोरी थी है रुसू की, जिसने एक बच्चे को जो है वो उसके डिफरेंट स्टेजेस जो डेवलपमेंट के हैं उनके हवाले से काफी इम्पोर्टेंट जो है वो इसने पॉइंट्स बताए हैं। His work leads to the question about what was natural for children and that opens doors for modern psychological studies and child-centered education, ठीक है। इसके मुताबिक बच्चे को उसके रियल इन्वायरमेंट के अंदर रखते हुए उसको किस तरह से तालीम दी जानी चाहिए, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंटर्ड जो हम टीचिंग कहते हैं ना, वो उसकी शायद शुरुआत रस्सू ने की थी, और चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग जो शुरुआत जो है प्रैग्मेटिज्म ने, डार्विन की जो बात कर रही थी, कंट्रीब्यूटेड मच ऑन रीजनिंग साइंटिफिक एविडेंस। अब ये जो है साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद पे रीजनिंग पे बिलीव करता था, गिव्स दैट स्पीशीज इवॉल्व
naturally through a universal struggle. शायद पता होगी, आप में से कोई साइंस टीचर है इस ग्रुप में जिसने डार्विन की थ्योरी पढ़ाई हो? मैंने बहुत पहले पढ़ी है, बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में थी, तो तब मैंने ये थ्योरी पढ़ी है। अगर आप में से कोई साइंस टीचर है, कोई बताना चाहे कि इसकी थ्योरी क्या थी। बेसिकली इसका कहना यह था कि इंसान जो है वो चिंपैंजी की एक नस्ल थी जिसका जो सेंस ऑफ जो है मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन का जो सेंस की अपने ऑब्जर्वेशन जो है इसने अपग्रेड किया कि वो करते करते उसने नए नए एक्सपीरियंसेस की और नई चीजें सीखता गया, इजादात करता गया, उसने स्पीच इजाद की, वो बोलना शुरू हो गया, ठीक है। और अब वो that humans are in, ठीक है। इसके मुताबिक ये है कि ह्यूमन बीइंग के प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू द प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट रियलिटी इज एन ओपन एंडेड प्रोसेस। एंडेड नहीं है, ये स्टॉप नहीं है, ये ओपन एंडेड है, ये चलती रहेगी और दुनिया के खत्म होने तक चलती रहेगी। देखिए आप जैसे देख सकते हैं कि इंसान की हाइट या उसकी जो पहले जब आदम के ज़माने में आदम के हवाले से कहा जाता था कि उसकी एज कितनी लंबी हुआ करती थी और वो फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, कितना जो है वो उनकी फिजिकल जो अब जो इंसान जो है वो उसकी फिजिक जो है वो छोटी सी छोटी होती जाती है, श्रिंक हो जाती है और उसकी एज कम होती जाती है, इसी तरह की चीजें। और उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज आदम से अब बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो ये इस तरह की चेंजेस जो इंसान के अंदर आ रही हैं, यही चीजें जो है वो डार्विन जो वो बताना चाह रहा था। जॉन डेवी जो है believed to be the father of pragmatism। जॉन डेवी को फादर ऑफ pragmatism कहा जाता है क्योंकि इसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। जॉन डेविस मेजर एजुकेशनल आइडियाज। अच्छा, pragmatism की जब भी बात आती है एजुकेशन के अंदर और जब आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशन के अंदर pragmatism, तो आपने जॉन डेवी का हवाला देना है क्योंकि बाकी जो दोनों फिलोसफर्स ये फिलोसफी के हवाले से इन्होंने ज्यादा की हैं, लेकिन क्लासरूम रिलेटेड जितनी भी आइडियाज pragmatism बातें हुई हैं या जितनी एडिशंस हुई हैं गए हैं वो जॉन डेवी के थे। जॉन डेवी सेज एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ठीक है। जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, को कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे सके कि वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे समझे और उसको खुद कैसे एक्सपीरियंस करे और उसके सॉल्यूशंस निकाल सके। ही सेज एजुकेशन शुड असिस्ट पीपल टू डिस्कवर नॉलेज फॉर देमसेल्फ। उसके मुताबिक पहले से आई हुई नॉलेज आपको हेल्प आउट तो करेगी, लेकिन आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे को हेल्प कर सके कि वो अपनी नॉलेज खुद जनरेट कर सके। Construction process should be flexible with a concern for individual differences, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आइडिया भी जब आप जॉन डेवी को इन डिटेल पढ़ेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म या ये के हवाले से और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से जॉन डेवी ही थे जिन्होंने ये बात, उन्होंने ये कहा कि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है तो उसके लर्न करने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है, एकदम कि वो खुद से परसीव कर सके, खुद को समझ सके। और इसी तरह से ऐसी तहरीक का नाम है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात उसको उसकी यूनिकनेस के हवाले से बात की है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर जो है वो इंसान को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा गया है। It's the philosophy that was developed as a result of excess of industrialization, science and technology developments। इनके मुताबिक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान की जो अपनी जो एक यूनिक उसकी नीड्स और उसकी जो यूनिक एक पर्सनालिटी थी वो उसको डैमेज करके रखा था। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज कंसर्न्ड विद द ह्यूमन बीइंग्स इन देयर concrete existence and humans are a thinking, feeling and acting individual। अब यहाँ पे देखिए ये इंसान की कि इन तीन एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं कि इंसान वो है जो फीलिंग्स रखता है, जो इमोशंस रखता है, जो खुद से सोच सकता है। तो वो इंसान वो है जो बिसाइड साइंस के,
साइड जो है वो इस तरह के आइडियाज और फिलोसफीज के इंसान वो है जो अपनी खुद के पर्सपेक्टिव तक सकता है विद द experiences of the individuals, with the quality of life of a man's life, and also with the man's trying to find his own place and meaning of his own life and his society in the world, in the universe, and large. So it's basically focuses on experiences of a सिंगल इंडिविजुअल कि वो कैसे सोचता है, वो क्या सोचता है, उसकी सोच की हद क्या है, वो चीजों को कैसे परसीव करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इंसान को वैसा ही एक्ट करना चाहिए जैसे वो है, जैसे वो नेचुरली पैदा हुआ, वो जिस तरह का नेचुरल इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है उसको वैसे रहा देना चाहिए, उसको उसके ऊपर चीजों को इम्पोज नहीं करना चाहिए, और ये उसकी यूनिकनेस है। जैसे वो सोचता है, जैसे वो नेचुरली उसके अंदर कुछ इनबिल्ट कुछ क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर कुछ चीजें हैं कुदरती तौर पर जिससे वो खुश होता है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, ये तमाम तर चीजें, तो उसको वैसे रहने दिया जाए और इसके ऊपर बहुत ज्यादा साइंस और इस तरह की चीजों का जो है इतना बम्बार्डमेंट ना किया जाए कि बच्चा जो है वो एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर दे। बच्चा जो है वो एक इंसान नहीं बल्कि वो एक मशीन बन जाए और मुआशरे के लिए एक ऐसा जो है वो एक जस्ट जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर एक वर्कर के तौर पर काम करे और उसकी खुद की यूनिकनेस जो है वो खत्म हो जाए। Existentialism rejects any interest in metaphysics, abstract speculation about nature of man, what is real and unchanging in the world। ठीक है, ये जो है abstract ideas और इस तरह की चीजों को नहीं मानता। ठीक है, what is existing and real is what we feel, what we see and what we touch। इनके मुताबिक सबसे जरूरी ये है कि आप क्या फील करते हैं, क्या देखते हैं और क्या क्या आप टच करते हैं, इसके अलावा ये बाकी चीजों को नहीं मानता। A man, according to them, is an individual person who has become conscious and that he is alive, that his feelings and emotions of love, hatred, appreciation or prejudices, and that man is able and free to decide for himself। तो वो उसके अंदर और हैं जहाँ पे वो जो है वो और भी इमोशंस हैं जिनको इग्नोर किया जाता है बहुत सारी सिनेरियोस में। दिस दैट अ मैन इज अ सेल्फ डिटरमाइंड इंडिविजुअल हु हैज फ्रीडम टू चूज नॉट टू चूज। ठीक है, तो ये तमाम तर चीजें जो दी गई है ये इनके मुताबिक एग्जिस्टेंशियलिज्म के मुताबिक है। एपिस्टेमोलॉजी दिस इज द सोर्सेज ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंसेस, इनके मुताबिक भी नॉलेज की जो सोर्स है वो एक्सपीरियंसेस है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस इज द मोस्ट authentic knowledge as it is why the person is emotionally and passionately involved. First-hand experiences cannot be duplicated, imitated and cannot be adequately described. अब इनके मुताबिक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस यानी जो आप एक्सपीरियंस करते हैं ना उसको दूसरा नहीं बयान कर सकता। तो इनके मुताबिक हर इंसान के लिए उसका एक्सपीरियंस उसके की हुई एक्सपीरियंस वो डिफर करता है। एक बंदा जो के कैंसर के स्टेज से गुजर रहा है तो वो भी कैंसर को बेहतर बताएगा, उसके लिए उसकी फीस और उसके इमोशंस उस तमाम तर सिनेरियो को बताते हुए डिफरेंट होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा उसके हवाले से बात कर रहा है तो वो उसको ऐसे नहीं बताएगा। इमोशन इज जस्ट एज इक्वल एज रीजनिंग इन अ मैन्स लाइफ। वन may know what is right and just but may not be strong enough to do it, and if a person is emotionally involved in this situation they may not will to carry it out। ठीक है, तो असल में इनके मुताबिक इंसान जो है अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा सोचे या बुरा सोचे, ये तमाम बच्चे इंसान की जो है वो अपने हाथ में होता है और ये वो खुद डिसाइड करता है और वो खुद है इन तमाम चीजों की जो है वो रखता है। As knowledge can sometimes from outside sources, knowledge can be mediated by the school subjects to teachers who have acquired knowledge, who can interpret process assimilation और ये सारी चीजें। Axiology for existentialism, man is the judge of all that is valuable. Value is personal and subjective। अभी इनके मुताबिक वैल्यू पर्सनल है, एक वैल्यू जो मेरे लिए सही है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके लिए सही हो, ये मेरे लिए सही है। हर इंसान जो है वो खुद से डिसाइड करे कि कौन सी चीज उसके लिए सही है और गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात की गई है कि हर इंसान जो है वो उसके लिए उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है और किस तरह से वो चीजों को परसीव करता है।
जीन पॉल सार्थ जो है वो एक फिलोसफर रहे हैं जिसने इस चीज को एग्जिस्टेंशियलिज्म को बहुत इन डिटेल इसने दिया है. He describes man as nothing else but what he makes of himself. तो इंसान वही है जो वो खुद को समझता है, परसीव करता है, या वो जैसे खुद को डिसाइड करता है. He says that man is capable of controlling his life and destiny. ठीक है, आप खुद अपने लिए सब कुछ हो और आप खुद के लिए सब कुछ डिसाइड कर सकते हो. There are economic, cultural, social and political factors that prevent us from becoming what we want to be in society. So actually कहीं ना कहीं आप सब इस पर्टिकुलर सोशल डिलेमा से गुजर रहे होंगे. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे टीचर्स हैं और आप टीचर्स नहीं होना चाहते थे. आप एक्चुअली कुछ और करना चाहते थे जिंदगी में, लेकिन आप आई डोंट नो सोसाइटी की वजह से या जिस भी वजह से, लेकिन आज आप यहाँ पे इस मकाम पर बैठे हुए हैं. ऐसे बहुत सारे हम में से हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टीचर्स बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए. तो ये तमाम तर चीजें, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म इसको नेगेट करती है. इनके मुताबिक इंसान को वही करना चाहिए खुद के लिए, खुद चॉइस है और उसको कर देने चाहिए. अगर इस बीच में कोई गलती होती है तो वो अपनी गलती का खुद जिम्मेदार है. तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर पाए जाते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऐसे हो सकती है. एजुकेशन शुड नॉट just the learner but should make the learner aware of his environment if they can become a useful individual. तो हमें एजुकेशन के जरिए से लर्नर को एक्चुअली इस तरह से मॉडिफाई नहीं करना चाहिए या शेप नहीं देना चाहिए या एक्चुअली उसको इस तरह से रटा के इस काबिल नहीं बनाना चाहिए. अगर हम किसी को बाय फोर्स पढ़ा के किसी जगह पे बिठाते हैं तो वो वैसे बिहेव नहीं करेगा, वैसे प्रोडक्टिव जो है वो हमें वो आउटपुट नहीं देगा. पूरा जो इनका एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशंस है इसके अंदर जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें यही कहा जाता है कि इंसान जो है तब तक इंसान जो है वो एक वैल्यूएबल इंडिविजुअल नहीं बन सकता जब तक उसकी विल उसके अंदर शामिल ना हो. आप इंसान को रटवा के कोई काम उससे नहीं ले सकते हैं तब तक जब तक वो खुद उसको नहीं करना चाहे. तो आप बच्चों को पढ़ाएं और उनको फ्रीली छोड़ दें कि वो जो कुछ खुद वो कुछ करना चाहें. Method of teaching, because it includes the learner in the activity, is also favors the Socratic method. Questioning को favor करता है. Should be dialogue in the acquisition of knowledge. Discussion होनी चाहिए, two way होनी चाहिए. Teacher must accept each child as unique individual who has some ability, who is capable and has some पोटेंशियलिटी. सो हर बच्चा यूनिक है इनके मुताबिक. हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज, कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं. आपका करिकुलम जैसा भी हो, आपके क्लासरूम के अंदर आपका अव्वल तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी आती है वो करिकुलम की आती है कि करिकुलम कुछ ऐसा हो, उसको ऐसा डिजाइन किया गया हो कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि हर बच्चा उसके अंदर एडजस्ट कर सके, हर बच्चा उसके अंदर फिट हो. हमारा जो निसाब आजकल का जो हमारा निसाब है ना, जो हम पढ़ा रहे होते हैं, जो हमारा निसाब है, ये तमाम बच्चों के लिए नहीं बना हुआ. आप बहुत बार ये फील करते होंगे कि यहाँ पे बहुत बार आपको क्लासरूम्स में फील होता होगा कि यहाँ पे सिर्फ 3, 4 या 10 बच्चे ऐसे हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं और बाकी बच्चों के लिए ये बेकार है. तो यहाँ एक्चुअली इंडिविजुअल नीड्स और इंडिविजुअल्स की जरूरतों की हिसाब से बात की गई है. प्रीनियलिज्म एक और फिलॉसफी है. It's an educational theory or philosophy that draws from idealism and realism. Premialism जो है वो basically idealism और realism से merge की हुई है या इससे जो है वो इसकी एक रूट है. ठीक है. इसके अंदर जो है वो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. प्रीनियलिज्म बिलीव दैट ट्रूथ इज यूनिवर्सल एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्लेस, टाइम एंड पर्सन. ठीक है, ये भी कंजर्वेटिव है. Education involves an understanding of the truth. Education is a liberal exercise that develops in the intellect. ठीक है, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, एजुकेशन को ऐसा होना होगा जो कि आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हो. Known to be the leading perennialists who based their theory of education mainly on Aristotelian realism, they concurred with Aristotle that since human beings are rational, the school primary role is the cultivation of
rationality. ठीक है, premialism therefore oppose political, social and economical theories that seeks to use school as multi-purpose agents. इन मुताबिक भी स्कूल जो है वो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना और इंसान को जो है वो एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग बनाने का है. इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स, सोशल और इकोनॉमिक जो जितनी भी जो आप कह सकते या इस तरह की जितनी भी चीजों को हमने इस टाइप के सब्जेक्ट्स को हमने स्कूल के अंदर रखा हुआ है ताकि हम बेहतर बच्चों को पॉलिटिकली उनको एक इंसाइट देते हैं, उनको सोशलाइज कराना सिखाए या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ले सके. इन तमाम चीजों की ये निगेट करते हैं. दे डू नॉट वांट स्कूल टू स्ट्रेस स्टूडेंट्स इमोशनल एडजस्टमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर द मार्केटिंग प्लेस. तो इनके मुताबिक इन तमाम तर चीजों का एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. Premialists understand that emotional wellness and vocational competencies are necessary for people to function in society. They believe agencies other than school should attempt these activities. तो इनके मुताबिक इस तरह की एक्टिविटीज जिसके अंदर वोकेशनल और सोशल फंक्शन के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये आउट ऑफ द स्कूल कहीं और सिखाए जाए. लेकिन एजुकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि ये इंसान को विर्चू दे सके, को जो है वो नॉलेज दे सके, उसकी बढ़ाए और इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं होना चाहिए. Implication for the classroom teacher, like the realist and idealist, premialist sees the classroom as an environment for students' intellectually growth. Teachers must be liberally educated, love the truth, and a desire to lead a life based on its in order to stimulate students' interest. In primary grades, the premialist teachers who emphasizes learning fundamental skills such as reading, writing, and additions. Premialist secondary school teachers should structure lessons along the enduring human concern, explore in the great of history and literature. Actually जब भी आप देख रहे हो रियलिज्म और आइडियलिज्म की जब बात आ रही होती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है. बाकी सब्जेक्ट्स को ये सेकेंडरी समझते हैं. तो इनके मुताबिक जो है वो सेकेंडरी स्कूल के अंदर टीचर को ये हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ाना चाहिए. Like and realist, premialist prefer a subject matter curriculum which includes history, language, geography, maths, logic, literature, social studies, natural sciences and fine arts. तो दोनों की मिक्सचर है. ठीक है, आइडियलिज्म के भी सब्जेक्ट्स और रियलिज्म दोनों को मिला के इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स बताए हैं जो इनके मुताबिक स्कूलों के अंदर ये होने चाहिए. The content these subjects develop intellectual skills of reading, writing, spelling, listening, calculation, observation, measuring, estimating, and problem solving, which leads to high order thinking and reflection. So basically, जो इनका फाइनल जो इनका आउटकम या ये जो चाहते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इंसान बच्चा जो है वो उसके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप और वो जो है इंटेलेक्चुअली ग्रो करें. इसके अलावा इनका कोई और ऐसा वो नहीं देखा गया जिसमें ये कहें कि ये सोसाइटी के अंदर जाएं और इकोनॉमिकली सोसाइटी को बेनिफिट्स दे दें या सोशली इंसान बन सकें. के मुताबिक इस तरह के जो एजुकेशन का नहीं. एसेंशियलिज्म अब एक और फिलॉसफी है जो एसेंशियल, जैसा कि एसेंशियल्स हम कहते हैं यानी वो चीजें जो कि जरूरी हैं. एसेंशियलिज्म इज एन एजुकेशनल थ्योरी फिलॉसफी दैट इज रूटेड इन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म. अगेन इट्स अ कंजर्वेटिव थ्योरी दैट एम्फसाइजेस एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर करिकुलम. फॉर एसेंशियलिस्ट द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन आर टू ट्रांसमिट द बेसिक सिटीजन नॉलेज इन कल्चरल हेरिटेज. अब एसेंशियलिज्म का पर्सपेक्टिव प्रीमियलिज्म से, प्रीमियलिज्म रूड है और कंजर्वेटिव है इन टर्म्स ऑफ के प्रीमियलिज्म जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल एंगेजमेंट को और इकोनॉमिक जो आपके कंसर्न्स को नहीं मानता था. ठीक है, जबकि एसेंशियलिज्म के मुताबिक बच्चों को वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, वो सब्जेक्ट्स जो को जिन सब्जेक्ट ने फायदा दिया है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं जो आज के दौर में एप्लीकेबल हैं और उससे कोई फायदा ले सकते हो. आज के दौर में जिन सब्जेक्ट्स जो कि इसेंशियल्स हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स है, जैसे कि लिटरेचर है और इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाके जो कि सिविलाइजेशंस के अंदर किसी तरह से वो फायदेमंद हो, उनको आगे कंटिन्यू किया जाए.
ठीक है, उन एसेंशियल और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को एज जो है कल्चरल हेरिटेज के पढ़ाया जाए और इसके अलावा वो उन चीजों को खत्म किया जाए जो चीजें ज्यादा अब एप्लीकेबल नहीं रही हैं, जिनका कोई फायदा नहीं रहा। ठीक है, फॉर एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग द बेसिक स्किल आर्ट एंड साइंस दैट सस्टेन्स सिविलाइजेशन। Mastering these skills and subjects prepare students to function effectively as members of a civil society. अब यहाँ पे देखें, ये यानी इंसान को सिविलाइज सोसाइटी, तो सोशल नॉर्म्स ये इंसान को बेसिकली दे रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो सोशली जो है वो उसके अंदर चेंजेस आ सकें। Lernering of essential curriculum requires disciplines and hard work. Teachers should be skilled professionals both in the subject matter and in teaching. ठीक है, Essentialism argues that students should learn something essential in addition to the process of thinking. सिर्फ उनकी थिंकिंग या उनकी जो है सोच में तब्दीली नहीं चाहिए। इनके मुताबिक सिर्फ बच्चों को इंटेलेक्चुअली ग्रोथ उनको मिले या ये ऐसा कि वो बहुत वाइज हो या भी उनको विर्चू मिले या बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, उसकी जो है उसको बहुत सारा लिटरेचर या हिस्ट्री या वो चीजें पढ़ा के आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन की जो है गोल्स को अचीव किए, बल्कि उनको वो भी चीजें पढ़ाने चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। वो जिंदगी के एसेंशियल्स उनको सिखाना चाहिए जिससे वो एक बेहतर मॉडर्नाइज्ड और सिविलाइज्ड सोसाइटी कहला सके। इसेंशियलिज्म की जब भी बात आएगी, प्रीनियलिज्म की बात आएगी, आप फौरन से क्लिक कर लें कि प्रीनियलिज्म जो है वो है इन टर्म्स ऑफ कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात कर रहा है। और इसेंशियलिज्म की जब भी बात आएगी तो इसेंशियलिज्म वो जहाँ पे कुछ बेसिक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ साथ कुछ बेसिक इसेंशियल नॉलेज दी जानी चाहिए बच्चे को, जिसके अंदर इन्होंने मैथ्स को इंक्लूड किया है, इन्होंने सोशल स्टडीज को इंक्लूड किया है, ये तमाम तर चीजें। टीचर्स मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड अकाउंटेबल फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग। द टीचर इज सपोज्ड टू बी अ स्पेशलिस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट एंड स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग इट इनटू इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स। Regular assignments, homework, frequent testing and evaluation should be standard practices in the essential classroom. Students devote their time and energy into learning academic skills in various subjects. So basically essentialism और premialism के बीच में फर्क यही था। तो ये दो थीरीज जो है वो आइडियलिज्म और रियलिज्म के जो है वो आप कह सकते हैं कि इन दोनों से मुतासिर होकर दे दी गई है और उन दोनों को मिक्स करके एक नया आइडिया एजुकेशन के अंदर दिया गया है। तो आज के लिए आई होप कि मुझे पता है जब फिलॉसफी हम पढ़ते हैं तो फिर सारा मिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ मेजर जो है इनके इन फीस के बीच का जो डिफरेंस जो है, अगर आप इनको समझ के इनको जो है पॉइंट करेंगे तो होपफुली जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। तो कोई क्वेश्चन आज के इस पूरी डिस्कशन के दौरान अगर किसी ने कोई क्वेश्चन नोट की हो या कोई ऐड करना चाहता हो आप में से कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो आप करना चाहिए। जी ताहिर महमूद। मैडम ये जो हमने एसेंशियलिज्म और पेरेनियलिज्म के को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ हम ये कह सकते हैं कि पेरेनियलिज्म वाले जो हैं वो आइडियाज और यानी कि आइडिया को जो फोकस देते हैं, भले वो वक्त के लिहाज से वैलिड हो ना हो, उनको वो अहमियत देते हैं ना मैडम। और एसेंशियलिज्म वाले ये कहते हैं कि जो चीजें जो अभी हाजिर वक्त के लिहाज से बेहतर हैं वो आइडियाज, उसको हम देख लें, उसके साथ हम एसेंशियल स्किल्स को भी देख लें। और जो आइडियाज आइडियलिज्म वाले या पेरेनियलिज्म वाले उनको होना चाहिए कहते हैं, उनको फोकियत होनी चाहिए, अगर वक्त के लिहाज से अगर वो वैलिड नहीं है तो वो हमें नहीं करना है, ये कह रहे हैं ना ये एसेंशियलिज्म वाले। बिल्कुल बिल्कुल ताहिर महमूद, वेल एक्सप्लेन्ड एंड बहुत आपने इसको 2 लाइनों में आपने इसको क्लियर कर दिया। इतनी सी भी डिफरेंस आपको समझ आ जाती है और बाकी स्टूडेंट्स को भी आपके इस कमेंट्स से बड़ा फायदा हुआ होगा। बिल्कुल यही है कि प्रीनियलिज्म कंजर्वेटिव है और वो सिर्फ यही समझते हैं कि जो आइडियाज हैं या जो एब्सोल्यूट रियलिटीज हैं जो भी है वो वैसे के वैसा है और बच्चे को ये दिया जाना चाहिए और उसको उसकी सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, बाकी चाहे वो काम में आए या ना आए। लेकिन इसेंशियलिज्म कहते हैं कि कुछ ऐसी भी आइडियाज होनी चाहिए जिससे हम बच्चों को जिंदगी गुजारने के बेहतर तरीके सिखा सके, एटलीस्ट उनको इस काबिल बना सके कि वो आज अपनी आज को कुछ बेहतर कर सके इस नॉलेज की बुनियाद पे। तो कुछ प्रैक्टिकल इसकी यूसेज भी देखने हैं लोग। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहे? देखिए आप लोग
बहुत अच्छे हैं तो एक्सप्लेनेशन में मैडम और इसको एक्सप्लेन करने में। जी मैडम इसमें ये एसेंशियलिज्म वाले जो पैरेललिज्म वालों की ज्यादा मुखालिफत नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो भी स्किल्स हैं या आप जो है ना इंटेलेक्चुअल आप को पाएं, उससे वो इख्तिलाफ नहीं करते हैं। बस इतना कर लें, उस पर ज्यादा फोकस कर लें जो अभी वक्त के लिहाज से जो है ना यानी कि ज्यादा उसकी यूसेज हो। बस इतना सा फर्क है, जी बिल्कुल, बाकी वो उससे जी बिल्कुल मुखालिफत ज्यादा ताहिर, नहीं जैसा करते। कि जी बिल्कुल। देखिए ताहिर, मुझे फिलॉसफी की समझ तब से आनी शुरू हो गई जब मैंने इनकी अपोजिंग जो आइडियाज है उसको मैंने थोड़ा इग्नोर किया और सपोर्टिंग आइडियाज देखा कि ये इसके अंदर ये क्या ऐड कर रहा है। ये आइडिया है तो इसके आइडिया के बाद ये जब फिलॉसफी आई तो इसमें क्या न्यूनेस थी। तो इस तरह से जब आप फिलॉसफीज देखेंगे, आप इनको इस तरह से इंटरलिंक करेंगे कि पहली फिलॉसफी ये थी और अब जो उसके बाद की जो फलसफा आया है उसके अंदर फिर पुरानी फिलॉसफी के अंदर क्या नया ऐड हुआ है, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है जब आप इनकी जो है डिफरेंसेस को या अपोज किए हुए आइडियाज को इग्नोर करके उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हैं और उनके एडिशंस को देखते हैं। बिल्कुल मैडम, थैंक यू। अच्छा सर फियाज, मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट की क्लास में अगले वीक में किसी भी टाइम पे आपके बाकी के जो स्केजुअल इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, स्पेशली गोल 4 जो है इसको जरा देखकर आए। एजुकेशन के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4 जो है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसको जरा आप लोग देखकर आए। इसके अलावा 18 अमेंडमेंट के हवाले से हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखेंगे। ये दो चीजें शायद अगली क्लास में हम इसको बेहतर कर पाए। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये दो चीजें डॉक्यूमेंट्स जरा देख के आए। अगली वीक जब भी हमारी क्लास होगी डिस्कस करेंगे, तो मेरे लिए हेल्प होता है जब स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ के आप लोग अपना आउटपुट दे देते हैं, तो ये ज्यादा हेल्प होता है। ठीक है आप ठीक है मैम। ये जुबैर ने हैंड रेज किया हुआ, अगर उसका कोई सवाल है तो ले लें, उसके बाद क्लास इन कर लेते हैं मैम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। प्लीज। वालेकुम जी। मैडम मैंने तो क्लास नहीं की है, इंटरनेट थोड़ा सा बता सब पड़ा हुआ है। तो एक चीज आइडियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, इनमें तो मैम फ्यूजन है, इनको क्लियर कर लें। एक्चुअली आइडियलिज्म एक थ्योरी है, एक वेल नोन फिलॉसफी है। ठीक है, आइडियलिज्म के अंदर स्पिरिचुअलिटी की बात बहुत ज्यादा की जाती है। स्पिरिचुअलिज्म इन इट सेल्फ जब इसके अंदर आप जाते हैं तो ये एक अलग फलसफा है जो कि पूरी एक दुनिया है जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि रिलीजियस पे बेस करती है। जो है आप कह सकते हैं कि जब आप आइडियलिज्म को पढ़ेंगे और उसके बाद जब स्पिरिचुअलिज्म को पढ़ेंगे, तो स्पिरिचुअल है वो एक रिलीजियस फिलॉसफी है, तो इसको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत कम टच करते हैं। ठीक है, बट आइडियलिज्म के अंदर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, जहाँ पे हम कुछ उन हकाइक की बात करते हैं या कुछ उन इस तरह की नॉलेज की बात करते हैं जो वो अनचेंजेबल है और वो डे वन से जैसी है, दुनिया के एंड होने तक वो ऐसी ही रहेंगी। के अंदर खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जो ताल्लुक का कॉन्सेप्ट है, फरिश्तों का जो कॉन्सेप्ट है, जिंदगी से पहले के जो हकाइक, बाद के जो हकाइक, ये तमाम तर चीजें जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, स्पिरिचुअलिटी की जो फिलॉसफी है ये भी एक अलग फिलॉसफी है जो कि जिसके अंदर ये मेडिटेशन और बुद्धा और ये तमाम तर जो इनकी जो काम है और ये तमाम तर चीजें डिस्कस की जाती है। लेकिन क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिलॉसफी, इसको बहुत कम पढ़ा
जाता है, जिन लोगों का रुझान रहता है वो इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आइडियलिज्म के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा माना जाता है। इसको जो है कि बच्चों को स्पिरिचुअली जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों को क्लासरूम के अंदर उनको स्पिरिचुअली डेवलप करना, उनको इस हवाले से यानी नॉलेज देना, ठीक है, तो ये इन चीजों पे फोकस की जाती है। होपफुली जो है आप थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन। हेलो जी ताहिर जी। अच्छा, तो हम ये आइडियलिज्म का एक एस्पेक्ट कह सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म को? जी बिल्कुल, आइडियलिज्म स्पिरिचुअली पढ़ा है, स्पिरिचुअल मतलब वो एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही है ना, और जहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात करते हैं तो देखें वो मेटाफिजिक्स है ना, मेटाफिजिक्स में जो सवाल होते हैं वहां पे जो सवालात होते हैं वो बेसिकली एग्जिस्टेंस के हवाले से होते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ। तो रियलिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं पैदा कहाँ से हुए, यहीं से शुरू होती है इंसान की। जी मैडम, एक चीज इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये आइडियलिज्म जो है, जब तक रियल चीजें नहीं होंगे, रियल चीजों की ही वजह जी देखें सर, अब बहुत मजे की बात, अब कल ताहिर ने ये कहा था कि जब तक आइडियाज नहीं होंगे रियल चीजों की एग्जिस्टेंस तो बाद में है। आपने कहा जब रियल चीजें नहीं होंगे आइडियाज नहीं होंगे, इसका मतलब है कि आप थोड़े रियलिस्टिक होकर सोचते हैं या आइडियलिस्टिक होकर सोचते हैं। यही तो जंग है, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यही चलता आ रहा है दौर अजल से, ठीक है। ये दोनों चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी आइडियलिस्ट के मुताबिक स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअलिटी का अपना मकाम है। हम हमारे जो है वो रूह है, जो रूह जो है सिक्स सेंस है, हमारा ज़मीर है, के भी जाना है एक और जगह पे, मरने से पहले भी हम एक जगह पे थे। ये तमाम तर बातें जो है ये स्पिरिचुअलिटी और आइडियलिस्ट का मानना है कि इससे पहले यानी दुनिया जो है आइडियलिस्ट के मुताबिक पहले खुदा था, ठीक है पहले सबसे पहले खुदा था, खुदा को आइडिया आया, उसने दुनिया बनाई। रियलिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया एक धमाके से दुनिया वजूद में आई, ठीक है, वो खुदा को नहीं मानते हैं। रियलिस्ट टोटली इस चीज को नहीं मानते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई ऐसी जो है वो सुपर नेचुरल चीजें दुनिया में होती ही नहीं है। उनके मुताबिक धमाके से दुनिया वजूद में आई, ठीक है, वो जो बिग बैंग थ्योरी थी। अब उसके बाद इनके मुताबिक दुनिया बनी, दुनिया में वो तगय्युरात आते गए, जमीन जो है वो ठंडी होती गई, वो मखलूक पैदा हुए। तो ये सारी चीजें देखिए, ये आइडियलिज्म और रियलिज्म का जो है वो एक लंबा चौड़ा बहस है जो चलता रहा है और चलता रहेगा। मैडम तो हम दोनों को पढ़ रहे हैं। मैम, कल आपने जो है ना इस सवाल ये ताहिर साहब ने कल जो सवाल किया था और आज जो जुबैर ने जो सवाल किया उसकी आपने एक ज़बरदस्त मिसाल दी थी कि अभी आप जैसे कि जुबैर साहब कह रहे हैं कोई चीज़ रियल सामने ना हो तो आइडिया कैसे आ जाता है। जब वो आपने कहा था कि पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें सब लोग, क्या आता है आपके जहन में? तो होप्स हो कि इस मिसाल से भी जो है ना वो आइडियलिज्म की वो जो सवाल था उसका जवाब इसके अंदर मिल जाता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। ये देखिए सर, जब जैसे जैसे फलसफे को पढ़ेंगे और ज्यादा खूबसूरत होता जाता है फलसफा जो है, क्योंकि यही तो खूबसूरती है ना। और हम तब तक यकीन जाने आप लोग तब तक फलसफे को नहीं समझेंगे जब तक आप अपने दिमाग को आप पहले ये समझे कि आप ब्लैंक है और हर फलसफे से खाली है। तब आप जब सबको पढ़ेंगे ना, अगर आपका कहीं एक की तरफ ज्यादा झुकाव होगा तो दूसरे को समझने में मुश्किल होगी। लेकिन जब आप इस तरह से खुद जी आसिर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम, रियलिज्म और नेचुरलिज्म सेम है? नेचुरलिज्म डिफरेंट है, रियलिज्म और नेचुरलिज्म में बहुत फर्क है। नेचुरलिज्म जो है, नेचुरलिज्म ये बिलीव करता है कि जो चीज नेचर जो जिस चीज को बनाता है, चीज नेचुरली इनबिल्ट होता है, जो नेचर जो है वो इंसान को चला
रहा होता है, नेचर जो है इंसान को ऑपरेट, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म एक दूसरे के जरा अपोज है। ये तब आई थी, नेचुरलिज्म की फलसफा और एग्जिस्टेंशियलिज्म एक दूसरे के आसपास इन दोनों की पैदाइश हुई थी, इनके जो नजरियात आए थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म में इंसान को बहुत ज्यादा ऊपर की सतह पर रख के ये कहा गया था कि इंसान जो है वो, अब ये जो इंसान है ये इंटेलेक्चुअली इतना अच्छा है, इतना इंटेलेक्ट इसका बेहतर है कि अपने माहौल को खुद के मुताबिक